हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियरपुर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे और आप सभी की क्लास शुरू हो चुकी है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इससे पहले की जो क्लास हो चुकी है, अगर आप उस क्लास को नहीं किए हैं तो आप उस क्लास को ही करके आएँ, क्योंकि अगर आप पिछली क्लास नहीं किए रहेंगे तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा कम समझ में आए। बाकी अगर आप आ ही गए हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आपको पिछला क्लास देखना होगा। तो जितने प्यारे बच्चे नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आप सभी को यहाँ पे सारी वीडियोस दूंगा, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की क्यों ना हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो सब सब्जेक्ट आप सभी को आसानी से मिल जाएंगे और कोई समस्या आप सभी को नहीं होगी। तो मैं चाहूँगा कि जितने प्यारे बच्चे नए आ चुके हैं वो सभी प्यारे बच्चे कमेंट्स कर दें कि हाँ सर हम लोग आ चुके हैं। और जितने प्यारे बच्चे चाहते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ हमको मिले, वो सभी लोग पीडीएफ के लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। जैसा कभी आप सभी को मैं बताऊंगा कि कैसे आप सभी को पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं यहाँ से। प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन तक हम लोग पढ़ चुके थे। बाकी इसके आगे बढ़ेंगे और एकदम ध्यानपूर्वक आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हमने आप सभी से कहा था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ये बात हमने आप सभी से कहा था। मैंने क्या कहा था कि प्रकाश की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते। अगर प्रकाश ना होता तो हम किसी चीज़ को देख ना पाते। तो इसी चीज़ को ध्यान से समझते हुए हमें समझना है कि प्रकाश की वजह से जब हम किसी चीज़ों को देखते हैं ना, तो जिस चीज़ को देखते हैं तो उसका चित्र हमारी आंख पर बनता है, हमारी आंख पर बनता है, तब हम उस चीज़ को देख पाते हैं। तो वही जो चित्र हमारी आंख पर बनता है ना, हम उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रतिबिंब कहते हैं। और आज हम सभी को पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। ये प्रतिबिंब होता क्या है, तो सबसे पहले आज हम सभी लोग ध्यान से समझेंगे। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमेज। ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और यहाँ से ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ये आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रतिबिंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? तो प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। चलिए तो अब यहाँ से ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। समझ रहे हैं? तो प्रतिबिंब के बारे में हमने कहा कि जो चित्र हमारे आँख पर बनता है। आँख में कहाँ पर बनता है, ये हम आँख चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमको समझना है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमारी आँख पर दिखती है। वो चीज़ हमारी आँख पर दिखती है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो इस बात को समझने के लिए प्रतिबिंब की परिभाषा आप सभी लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, और हमें पता है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तभी तो वस्तु हमें दिखाई देगी। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब
बनता है। ये प्यारे बच्चों हम लोगों का हो गया। प्रतिबिंब की परिभाषा पूछी जाएगी, प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप कह दीजिएगा। जैसे होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ध्यान रखें। जैसे हमारे पास प्यारे बच्चों ये कोई वस्तु हो गई है ना, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके घर का ये बाजा हो गया, बाजा जिसको आप लोग कहते हैं या जो भी कहते हैं, स्पीकर कहते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपनी आँख से जब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, तो होता क्या है, आँख से देखने के बाद ये जो स्पीकर है ये हमारी आँख पर ऐसे छप जाता है, ऐसे समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो छप जाता है इस चीज़ को हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपको जो परिभाषा लिखाई गई है उस अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, मुझे पता है ये स्पीकर है, इस पर प्रकाश कहाँ से पड़ेगा, आप कहोगे सर ये सूर्य से प्रकाश पड़ सकता है या हम लोग लाइट जलाएंगे तब प्रकाश इस पर दिखेगा। प्रकाश इस पर आएगा, प्रकाश पड़ने के बाद अब इसमें क्या होगा, ये प्रकाश जैसे आएगा ये इसमें टकराएगा, टकरा कर ये क्या करेगा, इधर जाएगा। किधर जाएगा भैया, इधर हमारी आँख की तरफ। तो जब प्रकाश टकरा कर वापस जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसी को परावर्तन कहते हैं ना। परावर्तन के पश्चात, या अपवर्तन भी लिखा है, के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं। अब ये देखिए किरणें टकरा के यहाँ पे जाके मिल रही हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये बात एकदम सिंपल सा है कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, किसी वस्तु पर पड़ती हैं, तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन अभी आपको नहीं समझना है, अपवर्तन आपको अभी आगे समझाऊंगा मैं, बस इतना समझना है कि इसके बाद क्या होती है, ये चीज़ें हमको दिखाई देने लगती हैं। अब प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से समझिए कि प्रतिबिंब की परिभाषा हो जाती है, आप सभी से पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ से अगला हेडिंग आप सभी लोग डालेंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे भैया, प्रतिबिंब के प्रकार, और इसकी अंग्रेजी लिखिएगा टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज लिखेंगे तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों आभासी, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आप सभी से बार बार पूछा जाता है। एक होता है प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। अभी आभासी क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को देखें और हमें वो आभास हो, आभास होने का मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि एक दरवाजे के उस पार एक आदमी खड़ा है और आपको महसूस हो रहा है हाँ यार शायद कोई है, तो वो आभास होता है, आपको वो आभास होता है। आभासी मतलब आभास होना कि यार कोई है। और वास्तविक का मतलब आप किसी को सीधा देख रहे हो कि हाँ यार वो खड़ा है बस। तो आभासी प्रतिबिंब का मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो हमें एहसास हो कि हाँ ऐसा है, और वास्तविक प्रतिबिंब मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो हमें सीधा सीधा प्रतिबिंब दिख रहा है कि हाँ ये ऐसा है। तो प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा हम लोग लिखेंगे और यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप हमारी भाषा में समझिएगा और एक बार आप इसको हमारे जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग। आभासी प्रतिबिंब, प्यारे बच्चों आभासी प्रतिबिंब का अंग्रेजी में यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेजिनरी इमेज। अब यहाँ पर रियल इमेज लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक आभासी प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो एक बात और भी ध्यान रखना है, इस आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज आप ध्यान में रखिएगा, वर्चुअल इमेज होता है, इमेजिनरी भी होता है लेकिन वर्चुअल भी होता है, ये दो मीनिंग होती है। तो वर्चुअल आप लिखिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चल आभासी प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी वस्तु से चलने वाली, नहीं तो ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिए कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, सीधा सीधा ऐसे ही परिभाषा मैं बनाता हूँ। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन लिखिएगा लेकिन हम यहाँ पे परावर्तन के पश्चात लिख रहे हैं केवल, परावर्तन के पश्चात किसी
बिंदु पर मिलता हुआ या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ आभासी प्रतिबिंब होता है। वहाँ पर क्या होता है भैया? आभासी प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा लिख लें। क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला जो परिभाषा हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को लिखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा जो आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ से हो जाएगा रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज हो जाता है। चलिए लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब, लिखिएगा जब किसी वस्तु पर, यहाँ पर प्रकाश नहीं लिखा हूँ क्या, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे प्रकाश लिख लीजिएगा। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आशा करूंगा यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, बाकी आप सब लिख चुके होंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे। आभासी प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब प्यारे बच्चों हमें ध्यान देना होगा कि सर ये प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई देता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्यारे बच्चों, हम लोग शीशे में अपना फेस देखते हैं, हम तो रियल है ना, हमारा जो प्रतिबिंब दिखता है वो जो शीशे में दिखता है वही हमारा प्रतिबिंब है। अब सिंपल लैंग्वेज में आप समझ चुके होंगे होता क्या है, समझिए ध्यान से। ये मेरा शीशा है, शीशा मतलब जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, शीशा है ना। आप यहाँ पर खड़े हो, मान लीजिए आप लोग हो, ये ऐसे बना दे रहा हूँ मैं आप सभी को डिजाइन में आप लोग। अब आपको पता है इस शीशे में आप दिख रहे हो ना, इस शीशे में आप दिख रहे हो, तो यही चीज़ क्या है, यही चीज़ हमारा प्रतिबिंब है। ये चीज़ क्या है, प्रतिबिंब है। अब आपसे कभी कभी कहता है ना इस प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, आप ये बताओ यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति में आप देखोगे कि ये क्या है। आप कह रहे हो सर ये जैसे मैं सीधा हूँ, ये सीधा दिख रहा है कि नहीं सीधा है, वैसा थोड़ी ना कि ये उल्टा बन रहे हो आप, नहीं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब सीधा है और इस तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ तक आगे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ये प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब के बाद आभासी प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारी अगली हेडिंग हो जाती है। और ये प्रतिबिंब किस पे बनता है, शीशे पे बना है। और शीशा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, और हिंदी में कहे तो दर्पण कहते हैं। शीशे को अंग्रेजी में क्या कहे हैं, अब इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों दर्पण। शीशे को क्या कहते हैं, दर्पण। इसका मतलब आप सभी को पता होना चाहिए कि जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो दर्पण पर बनता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आपको दर्पण भी पढ़ना है। अब यहाँ से आगे हम शुरू करेंगे दर्पण। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगली जो हेडिंग हो जाती है हमारी, हेडिंग डालिएगा सभी प्यारे बच्चे, हेडिंग डालेंगे दर्पण। मैं इसको मिटा देता हूँ, आशा करूँगा सब लोग लिख चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा।
चलिए अगला जो हेडिंग हो जाता है प्यारे बच्चों हम लोगों का हो जाएगा दर्पण। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी प्यारे बच्चे, दर्पण। और दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों मिरर, MIRROR, मिरर कहते हैं। और यहाँ से हम लोग दर्पण की परिभाषा देखेंगे, दर्पण होता क्या है। चलिए तो यहाँ से हम लोग अगली जो हेडिंग देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, दर्पण। दर्पण की इंग्लिश क्या होती है, मिरर। तो अब मिरर मतलब क्या होता है, आप लोग सिंपल सी परिभाषा ध्यान दीजिएगा। जैसे मेरे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये मेरे पास एक क्या हो गया, शीशा हो गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, शीशा हो गया। हमने देखा होगा कि शीशे का एक पीछे अगर आप कभी फोड़ के देखोगे ना तो ऐसे पॉलिश्ड होता है, पीछे पॉलिश करी गई होती है। हमने क्या कहा, जब आप कभी शीशे को देखोगे शीशे के पीछे पॉलिश होता है, जो आप लोग फेस देखते हो। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए शीशा चिकना होता है, सबको पता है सर शीशा चिकना होता है। देखिए दर्पण की परिभाषा हम अपने अनुसार सोच के कैसे बनाएंगे। दर्पण का परिभाषा क्या होता है, जब हम लोग किसी, अब शीशा मैं दिखा दूं अगर आप सभी को, आप लोग देखे होंगे, वास्तव में देखे होंगे। जैसे देखिए प्यारे बच्चों मेरे पास ये एक शीशा है, आपको पता होगा मार्केट में 10 रुपये ऐसे कुछ का मिलता हो, जो भी हो। ऐसे आप इसको निकाल के देखोगे ना, अब मैं फोड़ नहीं सकता तो समझ रहे, इसको फोड़ के मतलब आप तोड़ के निकालोगे ना तो देखोगे पीछे पॉलिश्ड होता है। और इसको देखिए परावर्तन भी आपको देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन देखना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये चित्र दिख रहा होगा। देख रहे हैं ये जो लाइट आ रही है ना, ये मतलब क्या हो रहा है, ये जो लाइट जल रही है इस पे, इससे आ रहा है, इस पर जा रहा है। तो ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको सभी को, ये जो लाइट जलती हुई दिख रही है, ये प्रकाश क्या है, ये प्रकाश की परावर्तन का घटना है। तो प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा ये हमारा शीशा है, इस शीशे में हम अपने आप को देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा फेस जो बन रहा है वो हमारा प्रतिबिंब है। बाकी यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, दर्पण इसी को कहते हैं। अब ये पता है दर्पण हमारा ये क्या है, शीशा बहुत चिकना है। अब यहाँ से हम लोग इस पर देखेंगे, तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग दर्पण को देखेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगी। लिखिएगा दर्पण की परिभाषा में, जब किसी कांच के, ऐसे लिखिएगा, जब किसी कांच के टुकड़े के एक ओर पालिश कर दिया जाए, हम लोग क्या करते हैं, एक और पालिश कर देते हैं। जब किसी कांच के टुकड़े के एक और पालिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ पर, अब एक साइड हमें पता है, दूसरा साइड बचेगा, तथा दूसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने सतह, ऐसे ये पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, ऐसे शीशा होता है। इधर हम लोग अपना फेस देखते हैं, पीछे पॉलिश होती है, पेंट होता है जिसको कहते हैं, पॉलिश मतलब पेंट। तो जिधर पेंट होता है, क्या हम उधर अपना फेस देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो जिधर हम अपना फेस देख पाते हैं इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो याद रखिएगा, जब किसी कांच के टुकड़े की एक ओर पालिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ पर परावर्तन हो, दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, ऐसे लिखिएगा, परावर्तक बना दिया जाए, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। आशा करूंगा यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, इसको आप सभी लोग लिख चुके होंगे। जब किसी कांच के टुकड़े को ऊपर पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए तो हम उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे दर्पण कहते हैं। अगला जो हम लोगों का परिभाषा हो जाता है प्यारे बच्चों, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा दर्पण के प्रकार। क्या हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, आप लिखिएगा दर्पण के प्रकार। हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर में आप सभी प्यारे बच्चे देखेंगे तो मिरर दो प्रकार का होता है। पहला होता है, आप लोग देखे होंगे, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, अभी हमने जिसको दिखाया उसको कहते हैं समतल दर्पण। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण।
समतल दर्पण होता है और गोली दर्पण होता है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समतल और गोली। समतल को प्यारे बच्चों कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं? समतल को प्लेन मिरर कहते हैं, गोली को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। अंग्रेजी से डरिएगा नहीं, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश पर फोकस करेंगे, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी पर फोकस करेंगे, बाकी इंग्लिश को छोड़ के चलेंगे। जिनको दोनों पे फोकस करना है वो दोनों पर करके चलें। बाकी ध्यान रखें कि प्यारे बच्चों, इंग्लिश का बहुत अच्छा नंबर आपके एग्जाम में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके नंबर बढ़ते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल और एक होता है गोली। प्यारे बच्चों, अगर कभी भी इसकी परिभाषा मैं सिंपल सी बताऊँ, अगर आपको कभी भी, पहली बात तो समतल का मतलब ऐसा तल जो पूरा प्लेन हो। आप बताओ, ये अगर मैं हाथ ऐसे किया हूँ, क्या मेरा हाथ एकदम समतल है? आप कहोगे सर नहीं, समतल नहीं है। समतल कब होता है? जब ये पूरा ऐसे होता है, एकदम क्लियर, एकदम पूरा प्लेन। तो प्यारे बच्चों, जब ऐसा पूरा शीशा दिख जाए, क्या दिखे आपको? शीशा। ऐसा शीशा दिखे पूरा एकदम प्लेन हो, हम उसको कहते हैं समतल दर्पण। बात करें तो ये हमारा कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? ये हमारा समतल दर्पण है। देखिए पूरा एकदम समतल है। बाकी अगर यही ऐसे मुड़ा सा होता तब हम इसको समतल दर्पण ना कहते। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण क्या होता है? जो पूरा जिसकी सतह, ये सतह है ना, जिसकी सतह पूरी एकदम समतल हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। और गोली का मतलब क्या होता है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग क्या पहनते हैं? हाथ में चूड़ी पहनती हैं महिलाएं, और आप लोग देखे होंगे जो लड़के हैं कड़ा पहनते हैं। कड़ा मतलब कंगन। वो आप लोगों ने देखा होगा, वो कड़ा जो होता है, आप देखे होंगे ना, वो पूरा इस तरीके से होता है। आपने देखा होगा, ये जो हमारी मान लीजिए ये चूड़ी हो गई, ये क्या हो गया भैया? ये चूड़ी हो गई। और दूसरा चीज़ ये हमारा गेंद हो गया। ये क्या हो गया? गेंद हो गया। आप बताओ, हम क्या इन दोनों में कोई अंतर है? आपको क्या हम इन दोनों को गोला बोलेंगे? क्या दोनों गोल हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये दोनों गोल नहीं कही जा सकती। गोल का मतलब जो गेंद होता है ये गोल होता है, जो गेंद होता है वो गोल होता है। ये जो चूड़ी होती है ना, ये गोल नहीं, इसको गोल नहीं बोला जाता। बाकी आप बोलते थे तो याद रखिएगा, ये हमारा वृत्त के आकार का होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। इसको आप कभी भी अब गोल नहीं बोलेंगे। गोल कौन सा होता है? ये होता है गोल, मतलब जो गेंद के जैसा हो, गेंद जैसा आकृति गोल कहलाती है। बाकी जो हमारा कंगन होता है वो क्या कहलाता है? वो वृत्ताकार कहलाता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हम आप सभी को समझा दिए हैं कि समतल का मतलब ऐसा दर्पण जो हम लोग शीशा मुंह देखते हैं अपना। गोली दर्पण मतलब गोला जैसा हो, एक पूरा गोल हो, जैसे गेंद होता है वैसा शीशा दिख जाए, आप कहोगे ये हमारा गोली दर्पण है। यहाँ तक कोई समस्या बच्चों को नहीं होना चाहिए। बाकी अगर वृत्ताकार है तो आप इसको हमें ध्यान रखिएगा, ये हमारा गोल नहीं है, तो ये दर्पण नहीं है। बाकी जो गेंद के जैसा होगा वो हमारा क्या होगा? गोली दर्पण होगा। अब आप कहोगे सर क्या मैं गेंद को दर्पण कह दूंगा? गेंद को दर्पण नहीं कहोगे भैया। क्यों नहीं कहोगे? दर्पण को गेंद इसलिए गेंद को दर्पण इसलिए नहीं कहोगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिसमें हमें अपना फेस दिखे उसी को दर्पण कहेंगे। तो गोला सा अगर कोई कांच का टुकड़ा है और उसमें हम अपना फेस देख पा रहे हैं, उसे कहेंगे गोलीय दर्पण। क्या कहा मैंने? एक गोल सा कोई चीज़ है और उसमें हम अपना फेस देख पा रहे हैं, वो गोली दर्पण है। बाकी अब यहाँ तक आप आशा करूँगा समझ चुके होंगे। अब यहाँ से अगला जो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में भी हमें और अच्छे तरीके से पढ़ना है। समतल दर्पण, समतल दर्पण की सभी बच्चे यहाँ ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। तो लिखिएगा, जब किसी कांच के, इसका सिंपल परिभाषा बना दें, जब किसी कांच के टुकड़े को, टुकड़े की एक सतह को, टुकड़े के दोनों सतह को दोनों सतहों को समतल बना दिया जाए, समतल बना दिया जाए तथा दोनों सतहों को समतल बना दिया जाए तथा एक और पॉलिश कर दिया जाए।
एक ओर पॉलिश कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। जब आप ना पढ़ा करिए तो उसको सुना करिए ध्यानपूर्वक। बाकी ऐसा नहीं है क्लास चल रही है और आप सोच कहीं और रहे, सोचोगे तो फिर कन्फ्यूजन होगा, वो चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन नहीं पाओगे। मैंने क्या कहा, जब किसी कांच का टुकड़े के दोनों सतह को, हमारे पास दो सतह होती हैं, एक सतह ये होती है, एक पीछे वाली होती है शीशे की, हम इन दोनों सतहों को ऐसे अगर मुड़ा सा है इसको एकदम सीधा बना दें, एकदम प्लेन बनाने के बाद और एक साइड पॉलिश कर दें और दूसरे साइड देखें तो ये हमारा समतल दर्पण कहलाता है। जैसे आप लोगों के घरों में जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण का उदाहरण है। हम लोगों के दीवारों में जो घर वाले लगवा देते हैं शीशा वगैरह, ये सब क्या है, वो सब समतल दर्पण का उदाहरण है। आशा करूँगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के बाद अगला हमारी हेडिंग हो जाती है गोलीय दर्पण। अब ये क्या हो जाता है, गोलीय दर्पण हो जाता है। ये गोलीय दर्पण हेडिंग डाल लीजिएगा। गोली दर्पण का अंग्रेजी आप सभी लोगों को मैंने लिखवा दिया, स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेयर मतलब होता है गोला और स्फेरिकल मतलब होता है गोली, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी कांच के खोखले गोले, परिभाषा लिखिएगा, यदि किसी कांच के खोखले गोले का एक सतह पॉलिश करके, यदि किसी कांच के खोखले गोले का एक सतह समतल हो गया ना गोली, ठीक। यदि किसी कांच के खोखले गोले का एक सतह काट कर दूसरे सतह को, गोले को काट कर, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए, एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे सतह को परावर्तक मतलब जिधर से हम फेस देखते हैं, परावर्तक तल का मतलब बता चुके हैं। दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया जाए, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर नोट में लिखिएगा, आप सभी लोग नोट लिख लीजिए जो बात पूछी जाती है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, नोट में हम क्या लिखेंगे, जो पॉलिश करी जाती है किसकी करी जाती है, तो लिखिएगा दर्पण में पॉलिश चांदी इन ब्रैकेट Ag लिख लीजिएगा, इसका सूत्र होता है, चांदी को Ag कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे को पता है। चांदी की पॉलिश या सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, Ag माने होता है सिल्वर माने चांदी, NO3 सिल्वर नाइट्रेट ये पूछा जाता है कभी कभी, दर्पण में पॉलिश चांदी या AgNO3 सिल्वर का किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पीछे पेंट किया गया होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। इसको लिख लीजिएगा सभी लोग, कभी कभी आप सभी से एग्जाम में पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्नों में आप सभी से पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, अथवा पारे का भी पॉलिश किया जाता है। पारे का Hg होता है
अथवा पारे की भी पॉलिश की जाती है। पारा मतलब HG, HG का पॉलिश किया जाता है। इसको आप सभी प्यारे बच्चे लिख लेंगे, सिल्वर नाइट अथवा पारे का पॉलिश किया जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और भी बता दें, आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड का भी पॉलिश किया जाता है। आयरन ऑक्साइड का भी पॉलिश किया जाता है। बाकी इतनी चीज़ें ध्यान रखें, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका हम लोग आप सभी से बोले तो चित्र बनाएंगे कैसे। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण का आप लोग चित्र बना लीजिएगा। समतल दर्पण प्यारे बच्चों हमारा कैसा होता है, समतल दर्पण एक ऐसा होता है चित्र, याद रखिएगा। और इसका दूसरा पृष्ठ ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे बना के आप लोग ये पॉलिश लिख लीजिएगा, पॉलिश्ड सरफेस। इसके नीचे लिख लीजिएगा प्लेन मिरर, इसको लिख लीजिएगा प्लेन, और इसको लिख लीजिएगा मिरर, MIRROR, मिरर हो गया। बाकी आप यहाँ से इस तरीके से गोली दर्पण बनाएंगे, इस तरीके से लाइन का बना दीजिएगा, ऐसे नहीं बनाइएगा, ऐसे बना के ऐसे बना लीजिएगा। बाकी एक पृष्ठ ऐसे पॉलिश कर लीजिएगा इसमें। समझ रहे, ये हमारा जो लाइन बना रहे हैं ना, ये पॉलिश्ड है। आप कहोगे सर ऐसे खड़ी खड़ी लाइन काहे बना रहे हो, आप ज़रा बताओ कि ऐसे हमारे पास ये चीज़ है ना, अगर मैं इसमें पॉलिश दिखाना चाहूँ तो क्या ये दिख पाएगा? इसीलिए हम लोग इसको पॉलिश्ड को ऐसे दिखा देते हैं, समझ रहे हैं। अब ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया, ये हमारा गोली दर्पण का परिभाषा हो गया, और गोली दर्पण का चित्र हो गया, ये समतल दर्पण का चित्र होगा। ये हम आसानी से बना लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। बाकी अब यहाँ से मैं मिटाता हूँ। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण हो गया। अब यहाँ से गोली दर्पण के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों गोली दर्पण के प्रकार। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, गोली दर्पण के प्रकार। इसको मैं मिटा देता हूँ। बाकी आपको देखना होगा क्या समतल दर्पण के प्रकार नहीं हो सकते, तो अभी मैं समझाता हूँ। गोली दर्पण के प्रकार में देखूंगा, आप समतल दर्पण के प्रकार देखूंगा। यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझाऊँ मैं। बाकी अगर जिस बच्चे को कुछ समझ ना आ रहा हो तो बता दीजिएगा। बाकी मैं एकदम सिंपल भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो चीज़ें आपको ना आए वो आप बता दीजिएगा। बाकी एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम समतल दर्पण के प्रकार की बात करें तो हमें क्यों नहीं पढ़ना है। आप ध्यान दीजिए, ये हमारा समतल दर्पण है प्यारे बच्चों। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, ऐसे काट दें, आपको पता होगा जब ऐसे मैं काट दूंगा तो आपको पता है 2 समतल दर्पण मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या इसमें समतल दर्पण के प्रकार होने चाहिए थे? आप कहोगे सर नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि समतल दर्पण को बार बार काटोगे तो आपको समतल दर्पण ही मिलेगा। आप देखोगे ना तो आपको 4 समतल दर्पण मिल जाएंगे। बाकी हमारे पास जो गोली दर्पण होता है ना, गोली दर्पण को आप ऐसे काटोगे तो आपको पता होना चाहिए, एक इधर मुंह किया हुआ मिलेगा और एक इधर मुंह किया हुआ मिलेगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण को काटने पर कोई भी और दर्पण नहीं बन पाता, समतल दर्पण समतल ही रह जाता। इसलिए हम समतल दर्पण के प्रकार नहीं पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, गोली दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा गोली दर्पण के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, गोली दर्पण के प्रकार। जैसा कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर कभी पढ़ा होगा तो याद होगा आप लोगों को, गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार में हेडिंग डालिएगा आप लोग सभी प्यारे बच्चे, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण, और एक को कहा जाता है उत्तल दर्पण। एक को कहा जाता है अवतल दर्पण और एक को कहा जाता है उत्तल। अवतल को अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ये आप सभी प्यारे बच्चे लिख लेंगे कि गोली दर्पण के प्रकार की बात करूं मैं तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण।
अब यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण के प्रकार में अवतल हो गया, उत्तल हो गया। अब कभी कभी क्या होता है, गोली दर्पण के दो प्रकार के होते हैं, हमें पता होना चाहिए कैसे दो प्रकार की पता चले। जैसे हमारे पास ये प्यारे बच्चों, ये हमारा गोली दर्पण है ना, ये गोला है। गोले को हम ऐसे बीच से डिवाइड कर देते हैं, काट देते हैं। जब काटने के बाद हम एक को ऐसे पीछे पॉलिश कर दें, उभरे हुए पृष्ठ को, जब हम उभरे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर देते हैं प्यारे बच्चों, तब हम इसको कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब हम इसकी परिभाषा आपको लिखवाएंगे नहीं, इसकी परिभाषा आपको नोट्स में मिल जाएगी। जितने बच्चे नोट्स चाहते हैं वो ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग मेरा एक नंबर नोट करिएगा, 7753846482। इस पर आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें PDF चाहिए। तो आप अपना नाम और अपने ज़िले का नाम और ज़िले का नाम लिखकर बता दीजिएगा सर हमें क्लास 10th फिजिक्स के नोट्स चाहिए, तो आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएगी। बाकी अब छोटी छोटी परिभाषाएं मैं नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि हमें पता है कि हम 2 से 3 चैप्टर में पूरा कंप्लीट, 2 से 3 वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ आप चाहोगे तो लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने कहा कि जब किसी गोले को गोली कांच के टुकड़े को काटा जाता है, काटने के बाद हम क्या देखते हैं कि उसके उभरे हुए पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाता है, तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। बाकी जो दूसरा भाग कटा होता है उसके आंतरिक भाग को, आंतरिक माने धसे हुए भाग को, जब धसे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाता है तो हम उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए कि सर गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का चित्र बना लीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का चित्र बना लीजिएगा। अब यहाँ से हमें ध्यान दीजिए, गोली दर्पण के बाद अब हमें इस गोली दर्पण से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो अगला हेडिंग आप सभी प्यारे बच्चे डालेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अगला हेडिंग डालिए, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं या महत्वपूर्ण बिंदु। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो इम्पॉर्टेंट, इसकी इंग्लिश लिख सकते हो, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ important concept related to spherical mirror। शायद इधर ना दिख रहा हो, बाकी हमें तो लग रहा है दिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास हो गया गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, 2 हो गई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अब हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जैसे हमें पता होना चाहिए 2 चीज़ ध्यान से समझिएगा, इससे संबंधित कौन कौन सी परिभाषा निकल के आएंगी। तो हमारे पास प्यारे बच्चों ये क्या हो गया, एक गोला हो गया। क्या हो गया? गोला। इस गोली दर्पण में हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कि जब हम किसी गोले चीज़ के बीच वाले पार्ट की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहा करते थे? हम इसको प्यारे बच्चों केंद्र कहते हैं, कि नहीं कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। तो हम कहते नहीं, एक बीच में जो पॉइंट होता है, जो पूरे गोले का बीच वाला भाग होता है, जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखें। जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिनको नहीं पता केंद्र कहते हैं, तो वो ध्यान रखें कि इसको केंद्र कहा जाता है। जब किसी भी चीज़ के बीच वाले भाग को जानते हैं तो हम इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसको प्यारे बच्चों केंद्र कहते हैं। और रही बात केंद्र को, तो केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो केंद्र मतलब होता है सेंटर प्यारे बच्चों। अब हमें पता होना चाहिए कि प्यारे बच्चों, अगर मैं केंद्र से लेकर यहाँ तक लाइन खींचता हूँ ना, ध्यान से समझिएगा, केंद्र से लेकर यहाँ तक की लाइन को प्यारे बच्चों कहा जाता है, हम इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। लिखते चलिए एकदम निश्चिंत। नहीं पता था पहले से तो कोई बात नहीं, बाकी अब तो पता चला। त्रिज्या माने रेडियस, त्रिज्या मतलब रेडियस। प्यारे बच्चों अगर हम इसको मिटा दें थोड़ा सा, ये तो केंद्र हो गया, समझ में आ गया, ये त्रिज्या कहलाती है। जो लाइन मैं यहाँ पे ऐसे बनाया हूँ इसको त्रिज्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। और इसमें कुछ बताने लायक चीज़ है, अगर मैं इस लाइन को मिटा के, चलिए अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो केंद्र पता चल गया ना। अगर मैं यहाँ से लेकर ऐसी एक पूरी लाइन मिला दूँ, ऐसे पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन मिला दूँ, तो प्यारे बच्चों पूरी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर बी तक की, और हम मान लीजिए ओ बना देते हैं, ओ से लेकर बी तक की जो होगी ओ बी बराबर हो जाएगा त्रिज्या, मतलब ओ से लेकर बी तक, ओ बी का मतलब
ओ से लेकर बी तक की जो लाइन है उसको हम त्रिज्या कहेंगे। बाकी ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या कहलाएगी। आप कहोगे सर यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक लाइन खींच दूँ तो ये भी त्रिज्या होगी? बिल्कुल ये भी त्रिज्या होगी। त्रिज्या मतलब ओ से लेकर, चाहे आप यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दो ये भी त्रिज्या कहलाएगी, आप चाहे यहाँ खींच दो त्रिज्या कहलाएगी, समझ रहे हैं? तो लेकिन अगर यहाँ से इस कोने से लेकर इस कोने तक अगर लाइन खींचा जाए तो हम उसको कहते हैं व्यास। तो ए बी बराबर क्या कहलाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा व्यास। अगर मैं प्यारे बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दूँ तो आप कहोगे सर इस कोने से लेकर इस कोने तक आ गए, तो मतलब ये भी व्यास है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आप देखो ये कितना है, इस पूरे का, ये पूरा जो लाइन है ऐसे समझिए, ये पूरा है ना ए से लेकर बी तक, और यहाँ तक आऊँगा तो क्या इस पूरे का आधा होगा? यहाँ तक पूरा है, यहाँ तक क्या होगा? आधा होगा। आप इन सबको मिटा के देखो, पहले आप ऐसे समझने का प्रयास करो प्यारे बच्चों। इसको मिटा दो, आप ये लाइन देख रहे हो ना, आप देखोगे कि सर यहाँ तक क्या है? पहली बात तो ये यहाँ तक पूरा है और यहाँ तक आओगे तो आधा होगा। तो मैं यहाँ से एक परिभाषा लिख सकता हूँ, व्यास बराबर, सॉरी, ये जो त्रिज्या होता है वो त्रिज्या क्या होता है? अब एक परिभाषा आज पा गए, त्रिज्या बराबर क्या होता है? ये पूरा व्यास होता है, व्यास का आधा। त्रिज्या बराबर व्यास, अब आधा होता है तो 2 का भाग दे देंगे। तो एक परिभाषा आप यहाँ से ध्यान रखिए, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। अब व्यास को अगर मैं कहूँ कैसे प्रदर्शित करते हैं तो इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिएगा। ये परिभाषा कहाँ से पता चला? फार्मूला दिख रहा है ना, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। तो हम यहाँ से व्यास को डी कहते हैं, त्रिज्या को आर कहते हैं, तो हमारा फार्मूला बन जाता है आर बराबर डी बाई 2। एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया, आर बराबर डी बाई 2। मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी से पूछना चाहता हूँ। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन में आप सभी से कहेगा, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा कि एक वृत्त की या एक गोले, अब वृत्त की त्रिज्या या गोले का दे देगा, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। क्या कहेगा? एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात करो। क्या कहेगा? उसका व्यास ज्ञात करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है वृत्त की त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब आर बराबर 20 सेंटीमीटर, ऐसे लिख लो। त्रिज्या को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, मैंने कहीं लिखा हुआ है, देखिए आर कहते हैं त्रिज्या को। आर बराबर 20 दिया है, उसका व्यास माने डी आपसे पूछा है, तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क। आर और डी से मिलकर फार्मूला कौन सा है? आर बराबर डी बाई 2। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आर बराबर डी बाई 2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू 20 दिया है तो आर की जगह कितना रखना है? जहाँ आर है वहाँ रखो 20। अब ये डी बाई 2। अब आपको पता है ना, देखिए इस डी के नीचे कुछ है लेकिन 20 के नीचे कुछ है नहीं है, तो इसके नीचे 1 लगाओ। 1 लगाने के बाद हमें पता है इस तिर्यक गुणा होता है, ऐसे तिर्यक गुणा कर दो तो 20 दूनी 40 बराबर डी 1 का डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? डी बराबर 40 आ गया। तो मुझे क्या पता चला? अगर ये यहाँ से यहाँ तक 40 होगा तो ये कितना होगा? 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 20 होगा। तो देख रहे हैं इसका 2 गुना आ गया, 20 दूनी 40। ऐसे क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा सिंपल से मैथ का था, बाकी मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि गोली दर्पण में जो ये पॉइंट होते हैं उनको ध्यान से समझ लिया हम। अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब गोली दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं देखनी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, गोली दर्पण में हमें पता होना चाहिए कि सेंटर क्या होता है, ये तो पता चल गया। जो सबसे बीच वाला भाग होता है, सबसे बीच में जो बिंदु बनाते हैं हम उसको कहते हैं केंद्र, उसको कहते हैं केंद्र। अब प्यारे बच्चों हमें पता है गोली दर्पण को हम इस तरीके से काट दिए। ऐसे काट देने के बाद प्यारे बच्चों हमें पता हम इस भाग को हटा दिए यहाँ से। अब आपको बचा हुआ ऐसे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों जब इस तरीके से बचा हुआ भाग मिलता है और हम इसके पीछे ऐसे पॉलिश करते हैं, ऐसे पॉलिश कर देते हैं, हम ऐसे जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक हम इसको अवतल दर्पण नहीं कहेंगे। अगर जब तक पॉलिश नहीं है तब तक अवतल दर्पण नहीं कहेंगे। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर एक पॉइंट बनाते हैं। हमें पता नहीं पूरा गोला सा था, ये ऐसे पूरा गोला था ना, ऐसे ही गोला था। इसका जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ तो कोई समस्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों क्या मैं अब इसको केंद्र नहीं कहूँगा? आप कहोगे सर बिल्कुल कहोगे केंद्र। क्या कहोगे? केंद्र। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब हमारा ये चित्र इस तरीके से था और हम इसकी बात कर रहे थे
तब हम इसको केंद्र कहा करते थे। क्या कहते थे? केंद्र। लेकिन जब से हमने इसको काट दिया ना, तो प्यारे बच्चों ये पूरा गोला नहीं रह गया, अब ये आधा हो गया। और प्यारे बच्चों अब इस आधे भाग को हम कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वक्र। जब हम इसको काट के आधा कर दे तो हम इसको कहते हैं वक्र। तो हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? जब पूरा गोला था तब केंद्र कहा करते थे, जब हमारा ये आधा कट के हो गया तो हम इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। क्यों कहेंगे वक्रता केंद्र? क्योंकि ये किसी वक्र का, इस वक्र का केंद्र है, तो हम इसको कहेंगे वक्रता केंद्र। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। बाकी आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तब समझ में आएगा बढ़िया से। इस पॉइंट को हम कहेंगे वक्रता केंद्र। प्यारे बच्चों हमें पता होना चाहिए इस लाइन को हम क्या कहा करते थे। अभी आपने पढ़ा कि सर इसको त्रिज्या कहा करते थे, लेकिन त्रिज्या कब कहा करते थे? जब पूरा गोला था। अब हम इसको काट दिए हैं, तब हम इस पूरी लाइन को कहेंगे वक्रता। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। मतलब वक्रता लगा देना है बस, वक्रता त्रिज्या। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? वक्रता त्रिज्या। अब हमें पता होना चाहिए कि ये प्यारे बच्चों ये जो हमारा पार्ट है ये इसका क्या नाम होना चाहिए। यहाँ पे आप कहोगे जहाँ से काटे हैं उसका नाम यमयन दे दीजिए। ये हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ये हमारा हो जाता है वक्रता त्रिज्या हो जाता है, ये वक्रता केंद्र हो जाता है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, अब हमें पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र को जो प्रदर्शित करते हैं उसको सी लिखते हैं। सी मतलब सेंटर होता है। अब प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या को हम ध्यान रखिएगा, वक्रता त्रिज्या को हम कहते हैं आर। ये आपको पता होना चाहिए, रेडियस होता है। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पर जो पॉइंट है ना इसको हम पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता है वो लिख लें ध्रुव। पोल मतलब होता है ध्रुव। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है इसको कहते हैं ध्रुव। यहाँ पर जो पॉइंट बनाएंगे उसको कहेंगे सेंटर, मतलब वक्रता केंद्र। इसकी अंग्रेजी लिख लीजिएगा, इसकी अंग्रेजी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्व। कर्व को CURVATURE, ये मीनिंग लर्न कर लेना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आशा करूंगा बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोई समस्या नहीं है। ध्रुव क्या होता है? अब प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना है, वक्र हो गया इसको कहते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखिएगा प्यारे बच्चों यम से लेकर यन तक, यम से लेकर यन तक की बात करें तो हम अगर यहाँ से लेकर ऐसे देखिए, इस ऐसे हम लोग अगर अंदर जाना चाहेंगे तो हमें पता है इस दर्पण में घुसना होगा, तो हम कहाँ से घुसेंगे? ऐसे ही। तो यम से लेकर यन तक की जो लंबाई होती है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यम यन को कहते हैं दर्पण का द्वारक। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक। अब दर्पण का द्वारक क्या होता है? जब हम दर्पण का, अभी सबकी परिभाषा लिखाऊंगा, अभी बस समझिए कि दर्पण का द्वारक मतलब क्या होता है। जब हम जिधर से एंट्री करते हैं, जैसे यम यन लिखा है ना, हम ऐसे घुसना चाहेंगे, द्वारक मतलब दरवाजा, ऐसे समझिए, ऐसे घुसेंगे ऐसे, तो ये यम यन क्या हो जाए? ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब हम इस पूरे लाइन के बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं, एक बीच में एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों के बीच में जो बिंदु लेते हैं ना, हम इसको कहते हैं, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एफ। क्या कहते हैं? एफ। एफ मतलब फोकस। एफ क्या मतलब क्या होता है? सॉरी, एफ मतलब होता है फोकस। एफ लिखिएगा, स्मॉल एफ। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ से इसको कहते हैं फोकस। अब प्यारे बच्चों हमें पता ही अगर ये फोकस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। मतलब पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को एफ, कैपिटल एफ लिखिएगा। पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ कहते हैं। कैपिटल एफ मतलब इस पॉइंट को कहते हैं, बाकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एफ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमें पता चला इस पूरे का ये आधा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते थे? हमें पता सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से पूरी दूरी को हम आर कहते थे, याद है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को अभी तो बताया था, ये लाइन खींच के कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं, बाकी इसके आधे दूरी को एफ कहते हैं। तो यहाँ से एक फार्मूला पता चलेगा, जो एफ होता है वो आर का आधा होता है, तो एफ बराबर R/2। एक फार्मूला ये भी मिला आपको,
एफ इज इक्वल टू आर बाई टू ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल आर लिखिए ज़्यादा सही है क्योंकि कैपिटल आर हमारे चैप्टर में है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, ये हमारा परिभाषा के साथ साथ ये फार्मूला मिला, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। हमें पता होना चाहिए इसको ध्रुव बोलते हैं, यहाँ इस बिंदु को फोकस बोलते हैं, बाकी इतना दूरी जो दिखा रहा हूँ मैं इसको फोकस दूरी बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। सी जो लिखा है उसको सेंटर बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं दर्पण का द्वारक, और इसमें कोई पॉइंट नहीं रह जा रहा है, बाकी और ध्यान रखिएगा। अब हम अगर इसको और आगे बढ़ाना चाहें तो प्यारे बच्चों चलिए मैं मिटाता हूँ और बाकी सारी बातों को समझाता हूँ। इन सब की परिभाषा लिखाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, परेशान ना होइए। बहुत सारी बातें आपको आसानी से समझ में आएंगी। चलिए अब सबसे पहला जो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, ध्रुव। क्या हेडिंग डालेंगे? ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। मैं यहाँ पे चित्र बनाऊंगा और यहाँ पे समझाता चलूँगा। प्यारे बच्चों हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारा पूरा दर्पण होता है, गोली दर्पण होता है, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं तो ये हमारा दर्पण बच जाता है, हम इसको पॉलिश कर देते हैं। ये कौन सा दर्पण है? तो आप कहोगे सर अवतल दर्पण है। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, इस गोली दर्पण में आप आधा इधर से आओ, कहाँ से? आधा नीचे से चलो और आधा ऊपर से चलो, और जहाँ पर मिलोगे ना उसी को पोल कहते हैं। मैंने क्या कहा? नीचे से आधा चलो, ऊपर से आधा आओ, और जहाँ पर मिल जाओ उसी को ध्रुव कहते हैं। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्रुव की परिभाषा लिखेंगे गोली दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक। ये हमारा सतह कौन सा है? परावर्तक है। पॉलिश जिधर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिश सतह। जिधर पॉलिश नहीं किया जाता उसको कहते हैं परावर्तक सतह। तो गोली दर्पण के परावर्तक सतह की मध्य बिंदु, मध्य मतलब आधा आधा, आधा इधर से आधा इधर से, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव। ध्रुव कैसे लिखा गया ध्यान दीजिएगा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आप लोग लिखते चलिएगा ऐसे परिभाषा में, और मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इस चित्र ऐसे बना लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा पोल। पोल मतलब ध्रुव होता है। मैं लिख देता हूँ पी, केवल लिख देता हूँ पी। पी मतलब आप समझ जाइएगा, जब जब चित्र बनाइएगा ऐसे दिखा दीजिएगा उसमें ये पी है। दर्पण के ध्रुव के बाद अगला जो हमारा पॉइंट हमने समझा था, अब दूसरा पॉइंट हमने समझा था वक्रता केंद्र। क्या पढ़ा था? वक्रता केंद्र। इसकी मीनिंग लिखा चुका हूँ, बाकी अब ये बड़ा सा मीनिंग है फिर नहीं लिखाऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यस, इसका कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र मतलब गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को उसके मध्य बिंदु, यही मध्य बिंदु हुआ करता था ना, ऐसे पूरा गोला बनाते थे, इस मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, क्लियर दिख रहा है सारी चीज़ें। उसके मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या आ रही है क्या? चलिए, तो ये हमारा हो जाता है प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा प्यारे बच्चों, तीसरा जो हेडिंग हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या।
इसकी अंग्रेजी होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। अब गोली दर्पण सेम ऐसे ही परिभाषा है, सेम ऐसी परिभाषा लिखाता हूँ कि एक याद करिए, दूसरा अपने आप याद हो जाए। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, अब वक्रता त्रिज्या क्या हुआ करती थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये पूरी दूरी क्या कहलाती थी, वक्रता त्रिज्या। उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चित्र बना के आप दिखा दीजिएगा जैसे जैसे मैं दिखाता चल रहा हूँ, समझ रहे हैं। मतलब मैं इसी में अपडेट कर रहा हूँ। बाकी आपको 3 चित्र बना लेने हैं। पहले एक बार बनाना है तो पोल दिखाना है, दोबारा दिखाना है तो सेंटर दिखाना है, तीसरा बनाना है तो रेडियस दिखाना है। हर चित्र, हर चीज़ लिखने के उसके जस्ट बाद आपको चित्र बनाते चलना है। बाकी मैं उसी में अपडेट कर दे रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ। चौथा पॉइंट आप सभी को प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या, ये सब एक एक परिभाषाएं ऐसी हैं पूछी जाती हैं। आप इसको स्टार लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो भैया कि ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, सीधा सीधा पूछता है वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये वक्रता त्रिज्या होता है। अब इसकी परिभाषा आप कैसे लिख सकते हो, एक और परिभाषा मैं लिखा देता हूँ, अथवा करके, सिंपल सा। अथवा आप क्या कह सकते हो ज़रा देखिए, आप क्या इसको ये कह सकते हो कि सेंटर से लेके पोल तक की दूरी, सी मतलब सेंटर होता है, पोल मतलब ध्रुव होता है, तो वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसी दूरी को तो कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो लिख लीजिए, इसकी अगली परिभाषा लिख लीजिए, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की, ध्रुव के बीच की दूरी, बीच तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए अगला परिभाषा प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से, ये हमारा हो गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब हम पूरा ऐसे चित्र बनाते हैं ना, ऐसे हम पूरा गोली दर्पण बनाते हैं ना, इसमें एक ऐसे लाइन ले जाते हैं, ऐसे लाइन। प्यारे बच्चों जब कभी ऐसे बड़ी सी लाइन बनती हुई दिखे, आप लोगों ने देखा होगा, हम ऐसे एक लाइन बनाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसे, तो हम प्यारे बच्चे इसको अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष। तो ये जो लाइन ऐसे जाती हुई दिखे पूरा एकदम दूर तक, ऐसे बाहर से निकली हुई दूर तक, हम इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष आप सभी से पूछा जाता है। अगली परिभाषा लिख लीजिएगा, इसको हम लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। अगला हेडिंग डालिए आप सभी लोग, चौथा जो हेडिंग हो जाएगा, हो जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में PLE नहीं होता, PAL होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, लिख लीजिएगा, गोली दर्पण से, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र ध्रुव से ऐसे ही तो लाइन जाती है, ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, मुख्य अक्ष कहलाती है। आशा करूंगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी बच्चे ध्यान रखें। ऐसे ही सेम आप सभी को अपने एग्जाम में लिखना है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। गोली दर्पण हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये सब सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से हो गई। चलिए अब यहाँ से प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट हमारा हो जाता है, इसको मिटा देता हूँ। आशा करूँगा आप सभी लोग लिख चुके होंगे, क्योंकि नीचे ऐसे झुक के लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं यहीं पर लिख देता हूँ।
ये हमको केवल समझा देना चाहिए था, बाकी मैं इसकी परिभाषाएं लिखा दे रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको दोबारा इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। समझ रहे हैं, जितना लिखा रहा हूँ उतना लिखते चलिए, बाकी नोट्स से ऐसा कुछ बस तो नहीं रहा जो ना लिखना हो। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाता है पाँचवा। आप सभी प्यारे बच्चे पाँचवा हेडिंग डालेंगे फोकस। पाँचवा जो हेडिंग हो जाता है हमारा फोकस हो जाता है। फोकस को कहते हैं FOCUS। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस की परिभाषा क्या लिखी जाती है तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी ऐसा हो, ये मेरा क्या है प्यारे बच्चों, ये मेरा, अभी आप इसको क्या बोलोगे, दर्पण बोलोगे? नहीं, दर्पण तब तक नहीं बोलोगे जब तक आप पॉलिश नहीं कर दोगे, क्योंकि कांच के भाग को दर्पण नहीं कहा जाता। दर्पण तब कहा जाता है जब पॉलिश करी जाती है। ये जो पूरा बीच में लाइन ऐसे बड़ा सा खींचते हैं, इसको प्यारे बच्चों आप सभी को कहा मैंने ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अब मुझे पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये जो पॉइंट होता है इसको हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव मतलब पोल। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको सी कहते हैं, सेंटर। इसके बीच में जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं फोकस। कैपिटल F लिखिएगा, इसको कहते हैं फोकस। अब प्यारे बच्चों इसी फोकस की परिभाषा देनी है आपको। फोकस मतलब क्या होता है, आप ऐसे लिखोगे तो फोकस में लिखिएगा। हमें पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारा पद पीछे पॉलिश कर दिया गया है, इसके सामने अगर कोई चीज़ रखेंगे तो इधर पॉलिश नहीं किया गया, इधर ये जो वस्तु रखे हैं ना, ये इधर छप जाएगा। ऐसे पता है ना, ये मेरा शीशा है, इधर मैंने पॉलिश किया, ऐसे हाथ ऐसे देखूंगा तो मैं उसमें देखूंगा ना, तो सेम ऐसे ही, ऐसे मैं इसमें देखूंगा तो ऐसे दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा? मतलब ये कोई वस्तु है, इसमें दिखेगी कि नहीं दिखेगी? आप कहोगे बिल्कुल दिखेगी। कहाँ दिखेगी? ये जो ऐसे अंदर धंसा हुआ भाग है, ये तो पीछे से पॉलिश है, अंदर दिखेगा। तो प्यारे बच्चों, हम जब किसी वस्तु को ऐसे सामने रखते हैं ना, होता क्या पता है, हमें पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये हमारा सूर्य भगवान है जो प्रकाश देते हैं, तो इनसे प्रकाश पड़ता है किस पर? इस वस्तु पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? वस्तु पर पड़ता, तभी तो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर वस्तु पर प्रकाश ना पड़े तो क्या वस्तु दिखाई देगी? नहीं देगी। तो जब ये प्रकाश आता है ना, तो अब ये सब प्रकाश किधर हो जाता है? ऐसे ऐसे सब जगह बिखर जाता है, चारों दिशाओं में ऊपर चला जाता है कुछ प्रकाश, कुछ इधर चला जाता है। लेकिन कुछ प्रकाश होता है ना, जैसे ऐसे चला जाता है। कहाँ पर जाता है? ऐसे। ये सब जाके यहाँ टकराने लगती हैं। कहाँ जाके टकराने लगी? अगर ये आप सामने शीशा रख दोगे तब कहाँ जाके टकराएंगी? ऐसे। टकराने के बाद क्या वो उसी में समा जाएंगी? क्या नहीं समाएंगी। वो करती क्या है, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, किधर से? ऐसे ऐसे जाती हुई मिलेंगी। कहाँ से? ऐसे ऐसे सब निकल जाएंगे ऐसे। तो प्यारे बच्चों आप देखोगे ना, ये जहाँ पर सभी किरणें जाके मिलती हैं ना, हम उसी को कह देते हैं फोकस। मतलब मैंने क्या कहा, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे जाते जाते टकराने के बाद, इसमें टकराई, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं या फोकस कहते हैं। समझ में आया परिभाषा? वस्तु रखोगे आप, वस्तु से प्रकाश किरणें निकल 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 कैसे जाएंगी, टकराएंगी, टकरा कर जिस बिंदु से होकर जाएंगी उसे हम फोकस कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा इसका लिखिएगा, फोकस की परिभाषा। अब हमें पता है ये मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन बनाया था जिसपे C और F दिखा है ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष की ये अगर जैसे देखिए एक लाइन ऐसे हो जाए, एक लाइन ऐसे मैं खींचूं और सेम ऐसे एक और लाइन खींच दूं, तो प्यारे बच्चों हम इनको कहते हैं समांतर लाइन। समांतर माने अगर ऐसे लाइन बना जाए सीधा सीधा, इनको समांतर लाइन कहते हैं हम। अगर कभी हम ऐसे लाइन खींचे तो भी हम इनको समांतर कहेंगे, क्योंकि समान है पूरा। बाकी अगर एक लाइन ऐसे खींचूँ, एक लाइन ऐसे खींचूँ, तो ये समांतर लाइन नहीं है। समांतर लाइन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह देख रहे हो आप, दूरी समान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह उतना ही बड़ा डंडा लगाया जा सकता है बीच में। समांतर का मतलब समान अंतर, सीधी सी बात है, दोनों के बीच में समान अंतर हो। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष की ये लाइन जो है वो सब समांतर है। तो लिखिएगा, यहाँ पे लिखोगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, आने वाली किरणें, आने वाली किरणों को क्या कहते हैं? आप कहोगे सर आने वाली किरणों को आपतित किरणें कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, क्या लिखोगे? परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ, स्मॉल नहीं। इसको लिख लीजिएगा सभी प्यारे बच्चे और ऐसे चित्र बना लीजिएगा। आशा करूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप चित्र बनाते रहिए, तब तक हम इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। मार्कर कह रहा है कि हमको इंक डाल दीजिए, काफ़ी डार्क नहीं दिख रहा है, तो चलिए इंक डाल लेते हैं इसमें। यहाँ तक जिस बच्चे को ना समझ में आया हो वो बता देंगे कि सर हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया था। तो मैं एक लेक्चर एक दिन लूँगा संडे को, और उसमें समझाऊंगा कि प्यारे बच्चे जैसे जो आप सभी के डाउट हैं, डाउट सेशन में जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहेंगे उसको मैं समझाऊंगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आशा करूँगा प्यारे बच्चों इसको आप सभी लोग लिख चुके होंगे। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और इसको मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आप सभी चित्र लिख चुके होंगे। बाकी आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग फोकस दूरी के बारे में अगली परिभाषा हमारी हो जाएगी, फोकस दूरी। अगला हेडिंग प्यारे बच्चों आप लोग डालेंगे फोकस दूरी। 6वां जो हेडिंग हो जाता है प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा फोकस दूरी। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं फोकल लेंथ, FOCALLENTH, फोकल लेंथ को कहा जाता है। फोकल लेंथ होता क्या था प्यारे बच्चों, हम देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मेरा ये चित्र हुआ करता था, इस चित्र में आप सभी को पता होना चाहिए था कि हम ऐसे पॉलिश करते हैं, तो अब हम इसको दर्पण बोला करते हैं। दर्पण में ये सबसे जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हम यहाँ से यम और एन जो लिखा है इसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। ऐसे बड़ी सी लाइन बना देते हैं तो मुख्य अक्ष कहते हैं, कोई समस्या नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि अब इसको सी बोलते हैं, सी, और यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना ये हम इसको एफ बोलते हैं, फोकस। लेकिन याद रखिएगा इस फोकस से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी होती है ना, इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं भैया? फोकस दूरी। तो हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कैसे लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आप सभी लिख लेंगे, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। हम इसको लिखेंगे, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ लिखा है, कैपिटल एफ मत लिखिएगा। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर या सेंटीमीटर। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। सीएम मतलब सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर आगे लिख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएगा। नोट में लिखिएगा
फोकस दूरी स्मॉल एफ, कामा लगा के, कामा मतलब रुक के पढ़ना है वहाँ पे। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भैया? आधी होती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2। ऐसे लिख लीजिएगा, फार्मूला ये पहला है। लिखिएगा जहाँ f बराबर फोकस दूरी, यहाँ f बराबर क्या होता है? f को फोकस दूरी कहते हैं। r बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ये लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा। इस पर एक क्वेश्चन और कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कहेगा एक दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप कहोगे सर फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। जो ज्ञात करना होता है आप लिखोगे फोकस दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। बाकी जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, बहुत अच्छे से कराऊंगा, एकदम निश्चिंत रहिएगा। बाकी अभी जो एक एक क्वेश्चन बीच में आ रहे हैं उनको समझा दे रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू कहेगा क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है वक्रता त्रिज्या 20 है, तो वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं, वही 20 दिया है। तो आर बराबर दिया है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू फार्मूला होता है r/2। पूछा क्या है? एफ, तो एफ को ऐसे उतारेंगे। आर की वैल्यू 20 दिया है तो आर की जगह 20 रखेंगे, बटे 2 करेंगे। अगर कभी ऐसा लिखा मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आप इसको ऐसे लिखोगे, 2 ऐसे लिखोगे। अब भाग तो सबको देना आता है। 2 1 का 2 कट गया, 0 0 0, 2 दहा में 20। अगर कभी ऐसा लिखा मिले तो हम इसका मतलब जानते हैं कि 20 में 2 से भाग देना है। किस में? 20 में 2 से भाग देना है। अगर यही ऐसे लिखा होता 100/12, तो इसका मतलब 100 में 12 से भाग देना है। 100 में 12 से भाग देना है। तो जब भी कभी ऐसा लिखिए मिले तो इसका मतलब यही होता। आप ऐसे काट भी सकते थे, 2 1 का 2, 2 दहा में 20, तब भी ये आ जाता एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या आ जाता? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाता। समझ रहे हैं? तो आप चाहे ऐसे सॉल्व करो। जो बच्चे वीक हैं, कमज़ोर से कमज़ोर, जिनको भाग देना नहीं आता, उनको समझा रहा हूँ। जिनको आता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा फोकस दूरी हो गया। फोकस दूरी के बाद हमारा ये फार्मूला हो गया, चित्र बन गया यहाँ से। अब हमारा जो हो जाता है प्यारे बच्चों, अब हम इसको एक हमारी और परिभाषा रह जाती है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए, इसको आप सभी लोग लिख ही चुके होंगे। अगला जो हेडिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग हेडिंग डालेंगे दर्पण का द्वारक। क्या हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों? दर्पण का द्वारक। द्वारक लिखना कैसे है? कुछ बच्चे द्वारक लिख नहीं पाते। कट रहा है क्या? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक लिखा कैसे जाता है? पहले प्यारे बच्चों दर्पण तो लिख लोगे आप, द्वारक में द लिखिएगा, व लगाइएगा, व ऐसे लगा के ऐसे लिख दीजिएगा द्वारक। समझ रहे हैं? द्वारक ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखें। द में लिखा जाता है और वहाँ पर जो उसका टांग होता है वहाँ पे व बना दिया जाता है। क्या? व बना दिया जाता है, बस। दर्पण का द्वारक क्या होता है हमने आप सभी को समझाया कि प्यारे बच्चों ये हमारा क्या होता है? ये दर्पण होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। पहली बात तो हम जब दर्पण बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ऐसे लाइन बनाते हैं। क्या ये दर्पण है? कहेंगे सर नहीं, जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक ये दर्पण नहीं है। तो ये दर्पण करिए, इसको पॉलिश करिए। पॉलिश करने के बाद मुझे पता है सर ये पी बोला जाता है, इसको सी बोला जाता है, इसको एफ बोला जाता है, ये सबको पता है, ये सबको दिखाना पड़ेगा। लेकिन यम से लेकर यन तक की जो दूरी होती है
मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, सी यहाँ बनाइए, सी यहाँ होता है इस पॉइंट पे, तो इस पूरी दूरी को हम क्या कहते हैं। आप कहोगे सर जब हम लोग गोला बनाए थे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहा करते थे, हम इसको व्यास कहा करते थे, व्यास कहते थे ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसको ऐसे मिटा दो, ऐसे मिटा दो ना, तो क्या ऐसा दिख रहा है, कहोगे सर हाँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या लिखेंगे, दर्पण के व्यास को दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। यहाँ तक कोई समस्या बच्चों को नहीं होना चाहिए, दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, आशा करूँगा यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बाकी अब आगे जो हम लोगों को पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा गोली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब, वो मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा, प्रतिबिंब बनाऊँगा, अपवर्तन समझाऊँगा। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ तक आप सभी को एकदम पूरा तैयार करना है। 2 वीडियो आप सभी के पास कंप्लीट मिल गई। पहले में हमने प्रकाश के परावर्तन तक पढ़ा था, उसके बाद आज हमने जो पढ़ा प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िए समझिएगा। पहले मैंने पढ़ा प्रतिबिंब क्या होता है, मैंने कहा जो शीशे में आप देख पाते हैं वो प्रतिबिंब होता है, समझ रहे हैं। अभी इसमें और एक पॉइंट और पढ़ाना है, समतल दर्पण को पढ़ाना है। तो प्यारे बच्चों हम इसमें समतल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा समझाएंगे अगली वीडियो में, रहने दीजिए इसमें। तो हमें पता चला ये सब हमारे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं होती हैं, इन सबको ध्यान से समझना था। सारी चीज़ें रट लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अब आ चुका है, आज है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर का दिन है प्यारे बच्चों। और इस तरीके से ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 2024। हम आप सभी को बताएं हमने अपनी तैयारी आज ही के दिन से शुरू करी थी। आज से मैं रोज़ भोर में 4 बजे उठा करता था और शाम के सुबह के 4 बजे उठकर सुबह के 6 बजे तक, मात्र 2 घंटे, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको केवल 2 घंटे में अपने सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लिया था। बाकी मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप सभी को टाइम टेबल बना के पढ़ाई करनी है। अभी इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा टाइम टेबल कैसे बना के चलना है, ये हमारा पूरा परिभाषा था। याद रखिएगा आपको जो PDF मिलेगी वो कैसे मिलेगी, तो PDF के लिए आप सभी को करना होगा 7753846482, इस पर आपको मैसेज कर देना है, बोल देना है सर अपना नाम बता दीजिए, क्लास बता दीजिए, क्लास 10th नाम बता दीजिए अपना, और अपने ज़िले का नाम बता दीजिए। बाकी और सभी बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, आप सभी को भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इस तरीके से आपको PDF दे दी जाएगी। बाकी याद रखिएगा आप सभी की लाइव क्लास शुरू होगी जल्दी ही। लाइव क्लास मतलब कि आप क्लास देखते रहोगे, मैं पढ़ाता रहूँगा, पूछते रहोगे, बताता रहूँगा। लाइव क्लास का जो टाइमिंग शुरू होगा वो 8 बजे से 9 बजे तक हुआ करेगा। बाकी अभी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेता हूँ, तब अभी आपको रिकॉर्डेड वीडियो जैसे मिल रही है ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है, जैसे आपको हमारी वीडियो ना स्क्रॉल करते हो ना आप, ऐसे ऐसे स्क्रॉल, तो मेरी वीडियो आपको सीधा दिख जाएगी। सब्सक्राइब किए रहोगे तब नई वीडियो जैसे आएगी स्क्रॉल करते समय वो दिख जाएगी। तो यही बात ध्यान रखिएगा कि आपको पता चलेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन ले आऊँगा, पेपर कब है, पेपर में पढ़ना कैसे है, सारी बातें इसमें रहेंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।